चलो, तो आज सिंस क्लास का फॉलो अप ही है, तो मैं एज ए क्वेश्चन बिल्ड किया हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? तो एक जल्दी से क्विक रिव्यू ले लेते हैं, हमने क्या क्या अब तक किया था। पॉलिनॉमियल चैप्टर में आपको पता है हमने 9वीं कक्षा का पूरा चीज़ क्विकली ओवरव्यू ले लिया था, और हमने देखा था कि 10वीं कक्षा में पॉलिनॉमियल बहुत ही छोटा है, जिसमें सिर्फ दो ही सवाल पूछे जाएंगे। या तो ग्राफ दे देगा और आपसे पूछेगा नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि ग्राफ जहां जहां एक्स एक्सिस कट कर रहा है या टच कर रहा है, दैट वुड बी कॉल्ड द नंबर ऑफ जीरोस। है ना, बहुत ही आसान सा सवाल है, आ जाता है बोर्ड एग्जाम में ग्राफ के फॉर्म में, आपके स्कूल एग्जाम में आप इसे बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। दूसरा सवाल आता है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट, जिसमें हमने 2 डिग्री और 3 डिग्री की बात की थी। अगर कोई पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बी है और सी टर्म कांस्टेंट है, और अगर आपके दो रूट्स हैं या जीरोस हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? सी अपॉन ए। है ना, इसका डेरिवेशन आपको पता है कैसे निकालना है। आप फैक्टर थ्योरम से कह सकते हो अगर अल्फा जीरो है तो एक्स माइनस अल्फा इज अ फैक्टर, अगर बीटा जीरो है तो एक्स माइनस बीटा इज ऑल्सो अ फैक्टर। तो आप इसको इक्वेट कर सकते हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दोनों का ए है तो वी डोंट नीड टू टॉक अबाउट इट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स आप देखेंगे, एक का बी है तो दूसरे का आप देखेंगे माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, विच मीन्स अल्फा प्लस बीटा वुड बी माइनस बी बाई ए, और सी वुड बी इक्वल टू ए इंटू अल्फा बीटा, विच यू कैन से अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। आपसे इसमें सवाल ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि सीधे सम ऑफ जीरोस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पूछ सकता है, या आपको प्रोडक्ट और सम देने के बाद इक्वेशन लिखने को बोल सकता है। तो जो भी तरीका हो, नॉलेज यही यूज होगी। कान आपको इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो, बस कान ही पकड़ना है ना। उसके बाद क्यूबिक इक्वेशन में सेम लॉजिक फॉलो होगा, और उसमें हम कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज माइनस बी बाई ए। अगर पेयर वाइज ऐड करेंगे तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा वुड बी इक्वल टू सी बाई ए, एंड अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा वुड बी माइनस डी अपॉन ए। और सेम पैटर्न हम 4 डिग्री 5 डिग्री के लिए फॉलो कर सकते हैं। राइट, यहां तक सबको ज्ञान था। फिर उसके बाद मैंने कार्टेशियन प्लेन की बात की थी। कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? एक 2D प्लेन जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल लाइन को हम वाई एक्सिस, दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। कार्टेशियन प्लेन बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जन्म देता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? जहां पे अलजेब्रा और ज्योमेट्री का मिलन होता है, और ये नाम रेने डेकार्ट के ऊपर रखा गया है। कार्टेशियन प्लेन का पर्पस है टू यूनिकली स्पेसिफाई अ पॉइंट। और कैसे वो यूनिकली स्पेसिफाई? ऑर्डर पेयर के थ्रू। और जो पहला बंदा होता है उसे क्या कहते हैं? एब्सिसा, और दूसरे बंदे को क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट। एब्सिसा का डेफिनेशन क्या होता है? साइन डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्स, और ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है? एक्स एक्सिस। कार्टेशियन प्लेन में हम पॉइंट की क्यों बात करते हैं? क्योंकि पॉइंट ही बनाता है लाइन, पॉइंट ही बनाता है कर्व। और बेसिकली हम ग्राफ में जब जाएंगे, कार्टेशियन प्लेन में जाएंगे, तो हम बहुत सारे ग्राफ्स बनाएंगे, जिसमें आपको मैंने बताया था पॉलिनॉमियल को हम कैसे देखते हैं, एक मशीन की तरह, जिसमें इनपुट्स होते हैं एक्स की वैल्यूज और आउटपुट होते हैं वाई की वैल्यू, एंड कॉरस्पॉन्डिंगली हम ग्राफ को बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट क्लास में जो बेसिक बातें थी, जो बेसिक नॉलेज शेयर हुआ था, उसी के ऊपर क्वेश्चन आधारित है। देखिए क्या है पहला सवाल, क्या है बोर्ड पे देखिए। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की इक्वेशन क्या होती है? तो अगर मैं बेसिक देखूं तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। वाई वी आर सेइंग द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस एज वाई इज इक्वल टू 0। एब्सिसा, if I pick any point, if I put my finger here, it's any point on x axis. How far I am from y axis? Some distance. I don't know, but some distance. How far I am from x axis? Which means my ordinate is 0. Here my ordinate would be 0. Here my ordinate would be, ordinate is usually represented by y. So can I say the equation is y is equal to 0? When I pinpoint here,
How far I am from x-axis? Some distance. But how far I am from y-axis? 0. So abscissa is 0. Abscissa is represented by x. So what we can say the equation? X is equal to 0. Now notice about it. क्या लिखा हुआ है? Draw x-axis and y-axis, जो कि आपको ऑलरेडी पता है. अच्छा, एक और चीज है कि x-axis और y-axis क्या है? Perpendicular. अब देखो सवाल क्या है. पहला सवाल, yes. दूसरा सवाल, the what is the point of intersection? Since it is 0 distance away from y-axis, so abscissa would be 0, and it is 0 distance away from x-axis, so ordinate would be 0. So this is basically the point of intersection. तो अगर आपको मैं दो इक्वेशन दूं, x is equal to 0 and y is equal to 0 and ask you find the solution, तो आप क्या बोलोगे solution? 0,0, क्योंकि x is equal to 0 का ज्योमेट्रिकल मतलब क्या होता है? A line on y axis. और y is equal to 0 का मतलब क्या होता है? A line on, and solution of algebraic equation coordinate geometry में क्या कहते हैं? Point of intersection of these two lines. So point of intersection क्या है? 0,0. अब देखो क्या लिखा हुआ है. तो आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं. मैं आपको बहुत ही बेसिक फंडामेंटल इसलिए बता रहा हूं कि यहीं से कहानी शेप लेगी. मतलब मोटा मोटी जब भी आपसे पूछा जाएगा तो आपको दो इक्वेशन दिया जाएगा. दो इक्वेशन दिया जाएगा. वो दो इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा. वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा होगा? टू लाइंस. और उससे क्या पूछा जाएगा? फाइंड देयर सॉल्यूशन. तो उसका ज्योमेट्रिक मतलब क्या है और अलजेब्रिक मतलब क्या है, दोनों साइड बाय साइड आपको समझ में आना चाहिए. नॉर्मली जब भी आपको इक्वेशंस दिया जाता है तो यू डोंट थिंक इन टर्म ऑफ ज्योमेट्री. ये आप पहली बार ऐसा कर रहे हो कि ज्योमेट्री और अलजेब्रा को साथ साथ लेके चल रहे हो. तो दोनों का मतलब दोनों भाषा में क्या होता है वो भी समझ में आ रहा है. राइट? अब क्या है? ड्रॉ y is equal to 3 and x is equal to 4 and find their solution. Normally अलजेब्रा में कैसे पूछा जाएगा? The two equations are y is equal to 3 and x is equal to 4. Find the solution. मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? ड्रॉ. तो जब y is equal to 3 ड्रॉ करूंगा तो कैसा बनेगा? It would be a line. y is equal to 3 का मतलब क्या हुआ? इसको डिकोड करो. y is equal to 3 का मतलब हुआ the ordinate is 3. The ordinate is 3. So no matter where ever you are, the ordinate is, what does it mean? Ordinate का मतलब क्या होता है? How far it is from x axis. So x axis का मतलब है this line, no matter where you pick, that point would be how far from x axis? 3 unit. So will this line be parallel to x axis? Yes. So y is equal to 3 would be a line parallel to, अब ये x axis के पैरेलल ऊपर होगा या नीचे होगा? क्योंकि y is equal to पॉजिटिव नंबर है. कितना ऊपर होगा? 3 यूनिट्स. सो कैसा ग्राफ बनेगा? 1 2 3. क्योंकि नो मैटर वेयर आई पिक 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 क्या होगा? द एब्सिसा इज चेंजिंग बट द ऑर्डिनेट इज 3. सो नो मैटर वेयर, अच्छा जूम हो गया है ना? नो मैटर वेयर यू गो, each point is how far from x axis? 3 unit. I don't know about the x coordinate because abscissa is changing. So what I know for sure that y is equal to 3. So this line represents the equation y is equal to, now if I ask you what is the equation x is equal to 4, so it would be a line parallel to y axis and passing through this point 4 unit away from x axis, y axis. So क्या हो गया ये? दोनों कहां पे मिल रहे हैं? 4,3. That would be called solution of this equation. Solution of this equation, and that point is 4,3. Logic समझ में आ रहा है? So this is the point of intersection. तो अब algebraically और geometrically क्या मतलब है इक्वेशंस का और ग्राफ का समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत यहां पे? ओके.
क्या है? y इज इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -4, सेम सिनारियो, बस ये 3 डाउन हो जाएगा और वो लेफ्ट हो जाएगा। सो अच्छा, सोच के बताओ ये किसका पॉइंट ऑफ सोल्यूशन होगा? x is equal to 4 and y is equal to, and what about this? What about this? Y is equal to 3, x is equal to 0. So x axis, y axis at y is equal to 3. तो ऐसे आप समझ रहे हो ना, जहां जहां पे दो लाइन मिल रही है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और अल्जेब्रिक टर्म में क्या कहते हैं? सॉल्यूशन। अच्छा ये बताओ, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ग्रीन लाइन एंड ब्लू लाइन, इसका और इसका पॉइंट ऑफ, they will never intersect, so these two lines will have no solution. So if I say what is the solution of y is equal to 3 and y is equal to -3, no solution. Why? Because they are parallel lines. Same way this red line and pink line, x is equal to 4 and x equal to -4, they will never meet, so it means they have no solution. तो आप समझ रहे हो मैं बहुत सारे भाषा यूज कर रहा हूं, अलजेब्रा में कुछ मतलब है, ज्योमेट्री में कुछ मतलब है। जैसे दो लाइन अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की तरह लिखता है, और ज्योमेट्री में दो लाइन ग्राफ पे ड्रॉ होगा। अब दो लाइन जो ग्राफ पे ड्रॉ होगा वो या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा। कोई तीसरा सिनारियो हो सकता है? दो लाइन है, या तो इंटरसेक्ट करेगा या पैरेलल होगा, तीसरा क्या होगा? कोइंसाइड कर सकता है, विच इज like parallel also, which is like intersecting also. जब कोई चीज कोइंसाइड करती है तो इसका मतलब है वो दोनों एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशंस कितने होंगे? इनफिनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, ड्रॉ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। कैसा होगा ग्राफ? जल्दी से ड्रॉ करके दिखाओ। अब तुम लोग क्लास 9th में हो, रफ ड्रॉ करो जल्दी से। ड्रॉ इज इक्वल टू y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x। रफ, नो नीड टू ड्रॉ भाई, स्केल स्केल से ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू x कैसा होगा और y इज इक्वल टू -x कैसा होगा? ठीक है, y इज इक्वल टू -x ड्रॉ करो। दोनों को एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करो। एक ही ग्राफ पे ड्रॉ करने से हमें क्या पता चलेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? ओरिजिन। सो y इज इक्वल टू x और y इज इक्वल टू -x, दे आर बोथ, एक y इज इक्वल टू x इज लाइन ऑफ इक्वालिटी, याद है, एंड y इज इक्वल टू -x उसका कॉन्जुगेट पार्ट, और दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है? ओरिजिन। ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वुड बी द सॉल्यूशन। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉल्व y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू -x, व्हाट वुड बी द आंसर? 0, 0, 0। राइट और रॉन्ग? ये क्या है? ड्रॉ y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1 एंड फाइंड द सॉल्यूशन। जल्दी से ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू x प्लस 1। हाँ हाँ ठीक है, क्या मतलब हुआ? नो सॉल्यूशन। इन्फिनिट, ये मैथ्स में कहा जाता है टू पैरेलल लाइंस मीट एट इंफिनिटी, मतलब दे मीट नोवेयर। हमें नहीं पता ना, कहीं पे मिल रही होगी, हमें नहीं पता। जैसे अगर मान लो रियल लाइफ में क्या स्ट्रेट लाइन एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है? लेट्स से मैं यहां से यूनिवर्स में एक स्ट्रेट लाइन फेंकता हूं, एक स्ट्रेट लाइन फेंकता हूं, आर यू श्योर कि वो पीछे से नहीं आएगा वापस? आ सकता है। जैसे अर्थ को जब फ्लैट माना जा रहा था तो तुम्हारे ट्रैवलर्स, सी फेयरर्स लोग क्या करते थे? निकल जाते थे एक डायरेक्शन में, चलते 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 वापस वहीं पहुंच गए, तो क्या पता चला? धरती गोल है। तो सेम वे हमें नहीं पता यूनिवर्स का शेप क्या है, कैसा है। देयर कुड बी सिनारियो कि हम कोई चीज स्ट्रेट फेंके हैं एंड आफ्टर 2000 ईयर्स पीछे से आ जाए। हम भले ही ना जिंदा रहे उसे देखने के लिए, लेकिन हमें नहीं पता है ना। तो स्ट्रेट पाथ, ये सब यूक्लिडियन ज्योमेट्री, ये सब एजम्पशंस की कहानी होती है।
ओके, ड्रॉ y इज इक्वल टू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स सबको ड्रॉ करना आता है। 9वीं कक्षा में आप लोगों को लाइन ड्रॉ करना सिखा दिया जाता है ना, जो बच्चे 10वीं क्लास में अभी आ रहे हैं, लास्ट क्लास में नहीं आए, उनको आता है ना। लास्ट क्लास में मैंने कुछ स्टेप्स दिए थे कि कैसे जल्दी ड्रॉ किया जाता है, तो वो आपको समझ में आ जाएगा जब आप लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग्स देखेंगे या विकास सर के साथ बैठेंगे तो, ठीक है, या अपने फ्रेंड से भी पूछेंगे तो बता देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये दो ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनाने का एक तरीका है, y इज इक्वल टू एक्स के लिए तो आपको रटा होना चाहिए, है ना। दूसरा है कि आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ड्रॉ कर रहे हो, तो अगर x 0 डालोगे तो y क्या होगा, 1। तो 0,1 प्लॉट करना आता है। x को -1 डालोगे तो y क्या होगा, 0। -1,0 यहीं से बन जाएगा। ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है। तो पैरेलल लाइन कहीं मिलते हैं, सो व्हाट्स द सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। व्हाट अबाउट दिस, डॉग क्वेश्चन मैं जानबूझ के लाया हूं ताकि तुम लोग का थोड़ा प्रैक्टिस हो। तुम लोगों को आदत हो गई कहानी सुनने की, सर खड़े होंगे कहानी सुनाएंगे, क्यों। सो x प्लस वन और x माइनस वन तीनों पैरेलल होंगे, कुछ ऐसा, तीनों। सो तीनों की कहीं पे मुलाकात नहीं करेंगे, सो नो सॉल्यूशन। अब कोई बच्चा बता सकता है कि बिना ड्रॉ किए हम ये बात बता सकते थे कि तीनों पैरेलल लाइंस है, कैसे। देखो, कांस्टेंट टर्म इज नॉट इंपॉर्टेंट, द इंपॉर्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ x, द इंपॉर्टेंट इज तीनों इक्वेशंस में कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 1, which means they will have same slope, which means they will have सेम स्लोप। जो x के आगे कोफिशिएंट लिखा होता है ना, जब हम फॉर्म लिखते हैं y इज इक्वल टू समथिंग x प्लस समथिंग, अगर हम कोई इक्वेशन लिख रहे हैं, लीनियर इक्वेशन लिख रहे हैं, y इज इक्वल टू ax प्लस b, तो a क्या इंडिकेट करता है, स्लोप। b क्या इंटरसेक्ट इंडिकेट करता है, सम कांस्टेंट। कायदे से देखोगे तो वो कांस्टेंट क्या है, y पे जहां पे कट कर रहा है। अगर आप देखोगे y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, इफ यू नोटिस ये ग्रीन लाइन क्या है, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ये क्या है, दिस लेंथ 1, दिस लेंथ अबव 1, इसलिए हम प्लस 1 लेंगे। और इसका क्या है, सो ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, और ये क्या है, y इज इक्वल टू, तो ये जो -1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इंटरसेप्ट, और +1 है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इंटरसेप्ट। जैसे अगर मैं कहूं y इज इक्वल टू x माइनस 5, तो कैसा ग्राफ बनेगा, ऊपर या नीचे, नीचे। ये क्या होगा, 5 यूनिट्स। क्या होगा, क्या होगा ये लेंथ, सिंस नीचे है तो -5। और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 10 लूंगा तो ऊपर बनेगा, और क्या लेंथ होगा ये, +10। लॉजिक समझ में आया, है ना। जैसे ही स्लोप सेम नहीं है, इसका मतलब दो लाइन पैरेलल नहीं है। अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है तो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है ना। इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या होता है, दे विल मीट समवेयर, दे विल मीट समवेयर। जैसे ये देखो, ड्रॉ करो जल्दी से, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड y इज इक्वल टू 2x। यहां से तुम्हें अलजेब्रा का नीड अब आएगा। मतलब अब तक क्या कर रहे थे, एक था अलजेब्रा में इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे, दूसरा ग्राफ बना के सॉल्व कर रहे थे। अभी ग्राफ के सारे नंबर्स प्यारे प्यारे नंबर्स थे, तो अगर स्केल फ्री हैंड भी बना रहे थे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, अब हम फ्री हैंड बना रहे हैं, तो एग्जैक्टली कहां पे कौन मिलेगा बताना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम फ्री हैंड बना रहे हैं, हम 1 यूनिट भी कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। जब ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो सही मिल जाएगा मोटा मोटी, अगर ह्यूमन एरर्स मिनिमम है तो। अगर बहुत ज्यादा ह्यूमन एरर है तो वो भी नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब एक्यूरेट बिना पेन एंड पेंसिल के कैसे निकाल सकते हैं, किसके टूल से, अलजेब्रा। यहीं से पता चलेगा कि अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व करना भी आना चाहिए। एक तो होता है रफ ग्राफ बनाना आना चाहिए, दूसरा किस पॉइंट पे दोनों की मुलाकात हो रही है, हमेशा स्केल और पेंसिल से नहीं पता चलेगा। तो कैसे पता चलेगा, थ्रू सॉल्विंग दोज इक्वेशंस अलजेब्रिकली।
और इसका मतलब है कि अलजेब्रिकली कैसे सॉल्व करें, उसके क्या क्या टूल्स हो सकते हैं, उसकी बात आज हम करेंगे। तो आज का लेक्चर ग्राफ पे नहीं है, आज का लेक्चर अलजेब्रा ऑफ हाउ टू सॉल्व टू लीनियर इक्वेशंस। समझ में आ गया? लेकिन ज्योमेट्रिकली क्या मतलब होता है ये समझ में आना चाहिए, ताकि हम कुछ क्वेश्चंस को, ऐसा भी नहीं है कि सीधे अलजेब्रा लेके सॉल्व करने लगे, जब हम इक्वेशंस को देख के विजुअलाइज तो कर ही सकते हैं कि ग्राफ कैसा लगेगा। जैसे y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन और y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन के लिए मुझे अलजेब्रा की जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे पता है x के आगे 1 1 है, मतलब दोनों का स्लोप सेम है, मतलब दोनों पैरेलल है। अब ये मुझे पता है डेफिनेटली दोनों पैरेलल नहीं है। x के आगे क्या लिखा हुआ है 1 और x के आगे लिखा हुआ है 2। अच्छा, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू 2x में स्टीपर कौन होगा? 2x। 2 ज्यादा जल्दी से बढ़ेगा, है ना? अगर x1 होगा तो y2, x2 होगा तो y4, x3 होगा तो y6, सीधे ऊपर भाग रहा है। तो वन सॉल्यूशन होगा, और सॉल्यूशन वो क्या होगा? 1,2, 1,2। तो अगर मैं बहुत ही प्रिसाइजली ड्रॉ करूं तो ये येलो लाइन क्या है? y इज इक्वल टू 2x का है। कैसे? x इक्वल टू 1 पे 2 है, वैसे ही जा रहा है ये लाइन, स्टीपर देन y इज इक्वल टू x। और ये ग्रीन लाइन क्या है? y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन। तो ये कहीं यहां पे मिल रहा है, दैट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और सिंस नंबर्स बहुत प्यारे हैं, अगर लेट से आंसर होता 0.97 एंड 1.93, तो ग्राफ पे बताना मुश्किल हो जाता। तो फिर किसकी जरूरत पड़ती? अलजेब्रा की। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये तो नंबर्स प्यारे हैं तो भी दिख जा रहा है, क्योंकि अगर हम साफ सुथरे तरीके से ड्राइंग कर रहे हैं तो, है ना? तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ ग्राफ बना लेना और इंटरप्रेट करने से काम नहीं चलेगा, अलजेब्रा की भी जरूरत उतनी ही है। ठीक है? ये क्वेश्चन देखो क्या है। अच्छा, इसको ड्रॉ करने की जरूरत है क्या आंसर निकालने के लिए? आपको पता है y इज इक्वल टू 2x और y इज इक्वल टू 3x, मतलब y इज इक्वल टू ax कहां से पास करती है? हमेशा ओरिजिन से। अगर कोई भी इंटरसेप्ट नहीं लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू ax प्लस b अगर जीरो है मतलब जीरो इंटरसेप्ट, इसका मतलब क्या है? लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये दोनों लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा? ओरिजिन। समथिंग लाइक दिस। समझ में आ रही है बात? मैं जानबूझ के इक्वेशंस में आप देखोगे मैं चेंजेस ला रहा हूं ताकि आपके अंडरस्टैंडिंग्स को क्लैरिटी मिले। ये क्या है? y is equal to x plus 1 and y is equal to minus x plus 1. Are these two lines parallel? गौर से देखो, हाँ या ना? नहीं, एंजल कह रही है हाँ, बाकी सब कह रहे हैं नो। राइट? एंजल तुम्हें क्यों लगता है हाँ? तुम लोगों को मैंने शुरू में ही लाइन ड्रॉ करवाया था, y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। क्या ये दोनों पैरेलल लाइन था? नहीं था ना, तो फिर ये क्यों पैरेलल लाइन होगा? नेगेटिव कोफिशिएंट का मतलब होता है वो उधर की तरफ स्लोप्ड है, ऑब्ट्यूज एंगल की तरफ स्लोप्ड है। तो y is equal to x plus 1 and y is equal to minus x plus 1 definitely will meet somewhere. कैसा? ऐसा ग्राफ थोड़ी बनेगा। अरे जैसे y is equal to x plus 1 क्या है? देखो y is equal to x plus 1 तो ये ग्राफ होगा, कोई दिक्कत नहीं है। राइट और रॉन्ग? y is equal to माइनस एक्स क्या होगा? माइनस यही होगा। और माइनस एक्स प्लस वन क्या होगा? तो ये ग्राफ क्या होगा? सो दिस ग्राफ एंड दिस ग्राफ वेयर दे आर मीटिंग? 0, देखो जब भी कोई ग्राफ ड्रॉ करने में दिक्कत हो, एक तो बच्चों वाला मेथड आप लोगों को पता है, टेबल बनाओ, टेबल बनाओ, एक्स वाई टक टक। दूसरा मेथड होता है कि y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है? 0, b तो तुरंत बता दोगे क्योंकि x को 0 डालोगे, 0, b, ठीक है? और a अगर पॉजिटिव है तो इट वुड बी समवेयर हियर, एक्यूट एंगल बनेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, और a अगर नेगेटिव है तो और सबसे अच्छा होता है कि जैसे अगर लेट से मैंने ये ड्रॉ कर लिया, लेट से ये y इज इक्वल टू एक्स है और मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3, तो मैं सीधे 3 यूनिट्स ऊपर ले जाऊंगा। और मुझे ड्रॉ करना है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, सीधे 3 यूनिट नीचे ले जाऊंगा। राइट और रॉन्ग?
नो मैटर व्हाट्स द सॉल्यूशन आपको पता चल चुका है, क्या होगा सॉल्यूशन? 0,1, 0,1। लॉजिक समझ आ रहा है? ओके, व्हाट अबाउट दिस? लास्ट क्वेश्चन है शायद ये, देखो नहीं इसके बाद एक और है फिर ये खत्म। क्या ये दोनों पैरेलल हैं? नो। एक का कोएफिशिएंट 2 है, दूसरे का -2 है, तो ड्रॉ करो, ड्रॉ करके बताओ, ये क्वेश्चन ड्रॉ करके बताओ। चलो वाइट से मैं ये बनाओ कर रहा हूं, बताओ ये बताओ, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ड्रॉ करूंगा तो कौन कौन सी दो पॉइंट मुझे पता है कि एग्जैक्टली वहां से पास करेगी? x को 0 पुट कर दो, y क्या हो रहा है? 0,3, सो लेट्स से दिस इज 0,3। y को 0 पुट कर दो तो x क्या हो रहा है? y को 0 कर दो तो x क्या हो रहा है? इसमें y -3/2, तो एक ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो समवेयर हियर -3/2, तो ये लाइन ड्रॉ हो गया, बन गया एक लाइन। इमेजिन करो, एक मिनट, बन गया। दूसरा लाइन क्या है? इसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं ग्रीन से, क्या है ये? x को 0 डालूंगा तो y क्या आएगा? x को 0 डालूंगा 0,3 हो गया, यही सॉल्यूशन है। और y को 0 डालूंगा तो x क्या होगा? ये हो गया 1, ये हो गया 2, तो ये 3/2। मुश्किल था बनाना क्या? सो स्टेप लिख लो, वेनेवर, जैसे y इज इक्वल टू ax प्लस बी ड्रॉ करना है लेट से, ठीक है? पहला पॉइंट ले लो, पॉइंट A, पॉइंट P ले लो, A पॉइंट P में क्या करो? x को 0 डालो, x को 0 डालोगे तो y क्या होगा? x को 0 डालो तो y क्या होगा? B। दूसरा पॉइंट ड्रॉ करो Q, y को 0 डालो, ax प्लस, तो x क्या होगा? सो -b अपॉन a, कॉमा, ये दोनों पॉइंट प्लॉट करना आसान है, ये होगा y इंटरसेप्ट, ये होगा x इंटरसेप्ट, ये होगा y इंटरसेप्ट, ये होगा x इंटरसेप्ट, दोनों ड्रॉ कर दिया, खींच दो। कितना टाइम लगेगा खींचने में? दो पॉइंट से एक यूनिक लाइन पास करती है, ये क्लास 9 के इंट्रोडक्शन टू यूक्लिडियन ज्योमेट्री के पोस्टुलेट में बताया गया था, बताया गया था, बताया गया था ना, बस तुम लोग भूल जाते हो सारी चीजें। तो किसी दो पॉइंट से यूनिक लाइन पास करेगा, एक पॉइंट से इनफिनाइट लाइन पास करेगा। जैसे अगर मैं एक पॉइंट बोलूं तो कितने लाइन पास करेंगे? इनफिनाइट। एंड व्हाट आर दीज लाइंस? concurrent lines, these are concurrent lines, ठीक है? सो इस तरीके के क्वेश्चन में अलजेब्रा की प्रयोग नहीं होती है क्योंकि आसान सा सवाल होता है, लेकिन अगर ये सवाल हो तो फिर से आप ड्रॉ कर सकते हो। कैसे ड्रॉ करोगे? अभी बताया था, x को 0 लेंगे तो चलो इसको पहले ड्रॉ करोगे अगर, तो p क्या होगा? x को 0 लिया, 0 कॉमा, और q क्या होगा? ठीक है? सो ये लाइन अगर मैं ड्रॉ करूं तो इसको अगर मैं वाइट से ड्रॉ करूं तो 0,3 समवेयर हियर, और दूसरा कहां होगा? 1, नहीं इसको कर रहे हैं, क्या होगा? -3/2 समवेयर हियर। कैसा बन गया? ठीक है, ये लाइन बन गया। अब इसको लो, इसको इससे लो, y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, ठीक है? तो लेट से r क्या होगा? x को 0 ले लेते हैं, 0,
और s को ले लेते हैं -4/3 कॉमा, सो -4/3, सो समवेयर हियर, है ना, और 0,4 समवेयर हियर, ये पॉइंट होगा, है ना। यहां से ज्योमेट्री से दिख रहा है ये क्या है, -1, लेकिन हो सकता है मैंने कुछ रफ डायग्राम बनाया है, तो इसलिए दो तो सही है, कैलकुलेशन सही है, क्योंकि 1 2 3 प्यारे नंबर्स होते हैं, बट हमेशा 1 2 3 आंसर्स नहीं होते, कभी कभी √2 भी आंसर होता है, कभी कभी 1.73 भी आंसर होता है ना, क्लियर। तो मोटा मोटी इस क्वेश्चन को देखते ही मुझे पता चल गया था कि ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो मतलब ये दोनों कहीं ना कहीं मुलाकात करेंगे, यहाँ पे मुलाकात करेंगे, ठीक है। चलो आज का ये वाला जो पिछले क्लास पे आधारित था समझ में आया। अब ये जितने भी चीजें की हैं इसका मैं एक समराइज्ड वर्जन बताना चाहता हूं। अब मेरे को समझ बनानी है कि हमने क्या क्या चीजें सीखी। हमने सीखा कि कोई भी लाइन y इज इक्वल टू, अगर mx प्लस सी है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, ये एक हम स्टैंडर्ड मेथड फॉलो करेंगे टू राइट, ठीक है। y इज इक्वल टू, नॉर्मली आप देखोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में लिखा हुआ, उसको हम समझना सीख लेंगे, लेकिन पहले हमें इससे दोस्ती करनी है। तो हम जब भी ax प्लस बी वाई प्लस सी देखेंगे तो उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, y को अलग, x को और कांस्टेंट को अलग लिख सकते हैं, x का कोफिशिएंट बता सकते हैं और कांस्टेंट बता सकते हैं। ये जो m है ये कुछ इंडिकेट करेगा, क्या इंडिकेट करेगा, इट विल इंडिकेट स्लोप, इट विल इंडिकेट स्लोप, और ये क्या इंडिकेट करेगा, y इंटरसेप्ट, क्या इंडिकेट करेगा, y कोऑर्डिनेट कहां, अगर c पॉजिटिव है तो कहां पे y कट करेगा, ऊपर की तरफ, और c नेगेटिव है तो कहां पे कट करेगा, नीचे की तरफ। तो मोटा मोटी हमें ये कहानी पता है, ठीक है। अगर ये m पॉजिटिव है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगा, एक्यूट एंगल बनाएगा, मतलब 90 से इधर वाला। जब भी एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, मतलब राइट साइड ऑफ एक्स एक्सिस से उस लाइन का एंगल देखेंगे तो इट वुड ऑलवेज बी एक्यूट एंगल, और अगर m नेगेटिव हुआ तो ऑब्ट्यूज रहेगा। इतनी क्लैरिटी है, कोई दिक्कत। तो जब भी हम कोई भी लीनियर इक्वेशन देखेंगे, क्या उसको y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो दिया होगा या कन्वर्ट करना होगा। जब दिया हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करना आता है। अगर लेट से मैं बोलूं ax प्लस बी वाई प्लस सी लिखा हुआ है, तो इसको कन्वर्ट करो तो इस फॉर्म में जल्दी से, कन्वर्ट इट इन दिस फॉर्म। बताओ m की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी। इसे मान लो कांस्टेंट, इसे अभी थोड़ी देर के लिए k बोल दो, तो k की वैल्यू क्या होगी, है? एक लेट 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 एक एक यहां पे मैं d लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे c की वैल्यू भी चाहिए, ठीक है। एक फॉर्म मैंने बताया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम क्या रिप्रेजेंट करता है स्लोप, c क्या रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट। अब ये जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस डी, ये इस फॉर्म में तो नहीं लिखा हुआ है, इस फॉर्म में लिखो, लिखो लिखो पहले लिखो, मुंह से मत लिखो, हाथ से लिखो, इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्वेश्चन है, मुझे एक इक्वेशन दिया है ax प्लस बी वाई प्लस डी इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन I want to write in the form of y is equal to mx plus c। तो मैंने ऊपर वाली इक्वेशन को इस फॉर्म में लिख दिया है। I want to know what is m in terms of ABD, what is c in terms of ABD। c क्या होगा, फिर से देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है, -t। अच्छा चलो बच्चों की तरह करते हैं, बच्चों की तरह करते हैं। स्टेप 1 मेरा पहला सवाल है, मैं चाहता हूं y एक तरफ हो और बाकी सब दूसरी तरफ हो, तो क्या होगा, बी वाई
इज इक्वल टू, सबको उधर फेंक देंगे, माइनस ए एक्स। सब लोग इस बात से एग्री करते हो? क्यों नहीं कर रहे हो? हमें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्म में लिखना है ना। अब क्या करें? बी वाई चाहिए या y चाहिए? तो क्या करना चाहिए? b से डिवाइड कर देते हैं। अब बताओ m की वैल्यू क्या आई? माइनस, और c की वैल्यू क्या आई? माइनस डी बाई वी। समझ में आ गया कितना मुश्किल सवाल पूछा था? मुश्किल सवाल था क्या? या तो आपको इस फॉर्म में दिया गया इक्वेशन, या आपको इस फॉर्म में दिया होगा। इस फॉर्म में देते ही आप समझ जाओगे m क्या है और c क्या है। इस फॉर्म में दिया हुआ है तो आप तुरंत नहीं समझ पाओगे कि इसका स्लोप क्या है, तुरंत नहीं समझ पाओगे कि इसका इंटरसेप्ट क्या है। तो आप इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करोगे? तो अगर जैसे मान लो 3x प्लस 4y माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है, तो बताओ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर मैं कन्वर्ट करता हूं तो m की वैल्यू क्या होगी और c की वैल्यू क्या होगी? जल्दी से बताओ। -3/4, c की वैल्यू। चलो हो गया, आसान सवाल था क्या? अभी भी मुश्किल है? और दो क्वेश्चन करें। इससे मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में करना है, तो m क्या होगा और c क्या होगा? ये अच्छा, ये रूट नहीं है भाई, ये हमारा पाई है, पाई स्क्वायर है। m क्या होगा? √2/√3। और c? पाई स्क्वायर या पाई स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, क्लियर? तो अब मोटा मोटी आपको लीनियर इक्वेशन को देख के y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। अच्छा, कोई बताएगा मैं ऐसा क्यों करा रहा हूं? मैं इसलिए करा रहा हूं कि जैसे मान लो आपको दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0, और दिया है 4x प्लस 6y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, और आपको बोला है ये इक्वेशन सॉल्व करो। क्या बोला है? तो आप इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड जो मैं आपको सिखाने वाला हूं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी सिखाऊंगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए सिखाऊंगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबसे अच्छा और सबसे आसान मेथड है, लेकिन वो एक प्रैक्टिस के बाद आता है। ठीक है, लेकिन बच्चे लोगों को कि दर्द को खत्म करने के लिए उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हटा दिया है ना, यही क्या है ना? ओके, जो भी मेथड्स होगा सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन लगाना शुरू कर दोगे, राइट? लेकिन अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, क्या आएगा बताओ? y इज इक्वल टू -2/3x प्लस 7/3, राइट? इसको देखो, y इज इक्वल टू -4/6x माइनस 3/6। देखो तो ये दोनों सेम है क्या? दोनों सेम है क्या? क्या पता चल रहा है? दोनों लाइन पैरेलल हैं, इसका मतलब नो सॉल्यूशन। इसका मतलब डोंट हैव टू सॉल्व एनीथिंग, राइट? नो सॉल्यूशन, राइट? नो, राइट, ओके। सिंस आप बहुत सारे नंबर्स के साथ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, मैं क्या करूंगा, मैं आपको दे रहा हूं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये दो इक्वेशंस होंगे। a1 a2 कोई रैंडम नंबर्स होंगे, b1 b2 कोई रैंडम नंबर्स होंगे, c1 c2 कोई रैंडम नंबर्स होंगे, राइट? अभी हम सारे केसेस को भूल के a1 a2 b1 b2 c1 c2, अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए जो मेथड यूज करूंगा उसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं?
हम एक को लेफ्ट में रख देते हैं, बाकी सब उधर कर देते हैं और फिर इक्वेट कर देते हैं। कुछ वैसा नहीं है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एंड y इज इक्वल टू, तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं y इज इक्वल टू माइनस ए वन बाई बी वन एक्स माइनस सी वन बाई बी वन, सही बात है, और y इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू एक्स माइनस सी टू बाई बी टू। समझ में आया? मैंने ये दोनों इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, राइट और रॉन्ग? इस दोनों इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? y। तो क्या मैं कह सकता हूं ये दोनों इक्वल होना चाहिए, ये दोनों? तो मैंने इस पूरी कहानी को किस में सब्स्टिट्यूट कर दिया? दोनों को बराबर कर दिया। तो मतलब क्या हो गया? माइनस ए वन बाई बी वन एक्स माइनस सी वन बाई बी वन इज इक्वल टू माइनस ए टू बाई बी टू एक्स माइनस सी टू बाई बी टू। ये इक्वेशन पहले कभी सॉल्व किया है? तो इसमें कितने वेरिएबल हैं? एक क्वेश्चन बचपन में सॉल्व नहीं किया? 2x प्लस थ्री इज इक्वल टू 7x माइनस थ्री, ये सब सॉल्व नहीं किया? टू तो क्या है, दोनों में क्या फर्क है? लॉजिक समझ में आ रहा है? मैं a1 b1 a2 b2 से डर गए हो क्या? a1 b1 a2 b2 से डरे हो क्या? ये मैं एक जनरल फॉर्म बता रहा हूं कि कैसे करना है, क्योंकि a1 a2 b2 एंड b2 को तो मैं 500 नंबर्स दे दूं, 500 इक्वेशन, हाथ दर्द हो जाएगा सॉल्व करते चलते। तो एक ही मॉडल सॉल्व कर लेते हैं, बाकी अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना होता है? y के टर्म्स में x लिख दो और दोनों y को इक्वल कर दो, x सॉल्व होके निकल आ जाएगा, x सॉल्व होके निकल के आ जाएगा, तो फिर कॉरस्पॉन्डिंग y निकल के आ जाएगा। चलो जैसे सॉल्व करके देखते हैं। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आ रहा है ये? तो चलो सॉल्व करते हैं कुछ दो चार क्वेश्चन। जैसे देखो एक आसान सा सवाल है, लेट्स से अगर आपको दिया है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3, 9x माइनस 9x माइनस 2y इज इक्वल टू लेट से दिया है 7, है ना? अब इसको कैसे सॉल्व करें? क्या सब्स्टिट्यूशन? मैंने क्या बताया था? सबसे पहले क्या लिखेंगे? y, हाँ, तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू 3x, ये हो जाएगा पक्का? और ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा -7 प्लस 9x अपॉन 2y इज इक्वल टू 9x माइनस 7, 2y इज इक्वल टू, तो y क्या हो जाएगा? 9/2x माइनस 7/2। सही बात है गलत बात है? ये और ये इक्वेशन सॉल्व करना है हमें, दोनों का क्या है? तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस 3 इक्वल्स टू 9/2x माइनस 7/2। क्या इससे x निकल के आ जाएगा? क्या करूं मैं? देख लेते हैं। ये 9x/2 उधर ले जाता हूं तो बन जाएगा 9x/2 माइनस 3x, ठीक है? 3x को इधर ले गया और ये उधर चला जाएगा 7/2 माइनस 3, ठीक है? तो क्या बन जाएगा? 9x माइनस 3x क्या होता है? 3x/2 और ये क्या होगा? 1/2। सो x इज इक्वल टू, अब x आ गया 1/3, तो y कैसे निकालेंगे? इसमें डाल दो y इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू क्या आई है? 1/3 माइनस 3, 1 माइनस 3 क्या हो जाएगा? -2। ग्राफ बनाओगे तो क्या आएगा? 1/3 कॉमा -2, ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया? तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना है? जस्ट राइट योर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mm1x प्लस c1। राइट योर इक्वेशन एज y इज इक्वल टू m1x प्लस c1। दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। अगर m1 और m2 बराबर नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे।
सब्स्टिट्यूशन से। और अगर m1 और m2 बराबर है तो क्या करेंगे? नहीं, एक कैच है इसमें। देखो, एक इक्वेशन हमने लिखा y इज इक्वल टू m1x प्लस c1, और दूसरा इक्वेशन लिखा y इज इक्वल टू m2x प्लस c2। ठीक है, इसको कहेंगे लाइन 1, इसे कहेंगे लाइन 2। मैं यहां पे ज्योमेट्रिकल कंडीशंस डाल रहा हूं, ज्योमेट्रिकल कंडीशंस। तो एक कंडीशन होगा लाइन 1 इज नॉट पैरेलल टू लाइन 2। व्हाट डज इट मीन? दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस, दे आर। दूसरा सिचुएशन होगा लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2, और तीसरा होगा लाइन 1 इज कोइंसिडेंट विथ। यही 3 सिचुएशंस होंगे। इसको हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, इसे कहते हैं इसे कहते हैं पैरेलल लाइंस, और इसे कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ज्योमेट्रिकली समझ में आता है? कभी भी 2 लाइंस होंगे तो इसी 3 फॉर्म में से कोई एक फॉर्म होगा, या तो दोनों इंटरसेक्टिंग होंगे, या दोनों पैरेलल होंगे, या दोनों। ये तो हो गया आंखों से देखने वाली बात। अब इसको अलजेब्रिकली कैसे समझेंगे? इसका मतलब है ये लाइन 1 लाइन 2 का मतलब है कि लाइन 1 इज इंटरसेक्टिंग लाइन 2। इसका मतलब है दोनों पैरेलल नहीं है, दोनों। इसका मतलब m1 इज नॉट इक्वल टू m2। दोनों समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं m1 इज नॉट इक्वल टू m2, इसका मतलब क्या है? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग। और व्हेन आई से लाइंस आर इंटरसेक्टिंग अलजेब्रिकली क्या मतलब है? m1 इज इक्वल टू m2। लाइन 1 इज पैरेलल टू लाइन 2 एंड लाइन 1 इज कोइंसिडेंट टू लाइन 2। एक्चुअली दोनों एकदम एग्जैक्टली सेम स्लोप के होंगे, तो दोनों केसेस में m1 और m2 तो बराबर होगा। बट इन दोनों केसेस को कैसे डिफरेंशिएट करें? दोनों के y इंटरसेप्ट सेम होंगे या अलग होंगे? अगर पैरेलल है तो अलग होंगे, और कोइंसिडेंट है तो इसका मतलब फॉर दिस सिनारियो C1 इज नॉट इक्वल टू, एंड फॉर दिस सिनारियो C1 इज इक्वल टू। ये होता है ज्योमेट्रिकल मतलब, ये होता है अलजेब्रिक मतलब। लॉजिक समझ में आ रहा है? When I say line 1 is parallel to line 2, what does it mean? M1 is equal to M2. Line 1 is parallel but not coincident का मतलब क्या है? M1 is equal to M2 but C1 is not equal to C2. Line 1 is coincident to line 2 का मतलब क्या है? A1 is equal to M2 and C1 is equal to C2. And line intersecting का मतलब क्या है? M1 is not equal to, we are not interested in C1 the moment it becomes non-parallel lines, intersecting lines. It means इंटरसेक्ट करेगा ही कहीं पे। अंडरस्टूड? अब देखो, ये था ज्योमेट्रिकल मतलब, ये था अलजेब्रिक मतलब। दोनों का इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है? इसका इंटरप्रिटेशन है 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या है? 1 पॉइंट ऑफ नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इनफिनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। आंखों से साफ दिखेगा ये चीज? कोई 2 इंटरसेक्टिंग लाइन है मतलब ये 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पैरेलल है मतलब नो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एंड व्हेन दे आर कोइंसाइड मींस इनफिनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। आंखों से दिखेगा। और अलजेब्रिकली इसका मतलब है इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 मतलब 1 सॉल्यूशन। क्या मतलब है? 1 सॉल्यूशन। इसका क्या मतलब है? नो सॉल्यूशन। और इसका क्या मतलब है? इनफिनाइट सॉल्यूशन। सबका मतलब समझ रहे हो? अच्छा, अब एक और जार्गन है जो आपको पता होनी चाहिए। जब भी 1 सॉल्यूशन हो या इनफिनाइट सॉल्यूशन हो, मतलब अगर सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है चाहे 1 या इनफिनाइट, उसे क्या कहते हैं? स्कूल में नहीं पढ़ाया गया सब? कंसिस्टेंट और
इसका क्या मतलब होता है? जब एक भी सॉल्यूशन नहीं है तो इनकंसिस्टेंट। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो अभी हमने क्या क्या चीजें सीखी? अलजेब्रिक इक्वेशंस को विजुलाइज करना सीखा कि ग्राफिकली कैसा होगा। फिर उसके बाद उन सबको y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू के फॉर्म में कन्वर्ट करना सीखा। और जैसे ही कन्वर्ट करेंगे हम ये तीन सिनारियोस देखते ही बता देंगे, राइट और रॉन्ग। और दूसरी चीज सीखी कि सब्स्टिट्यूशन कैसे सॉल्व करेंगे। सब्स्टिट्यूशन तो मतलब हम y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन के फॉर्म में लिख चुके हैं, y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू के फॉर्म में लिख चुके हैं। और सिंस दोनों y के बराबर है तो क्या सॉल्व करना है? y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन इक्वल्स टू एम टू एक्स प्लस, इसको सॉल्व करना कितना आसान है, एक तरफ ले जाओ, एम वन माइनस एम टू एक्स इज इक्वल टू सी टू माइनस सी वन। ऐसे ही करेंगे सॉल्व। तो x क्या हो जाएगा? सी टू माइनस सी वन अपॉन एम वन माइनस एम टू। राइट और रॉन्ग? कोई दिक्कत? ये सारी रिजल्ट्स जो हमने की है, ये सारी रिजल्ट्स जो हमने की है, इसको हमने किस पे की है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे की है। लेकिन किसी भी स्टैंडर्ड लाइन का जनरल इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी नहीं होता है। किसी भी लाइन का जनरल इक्वेशन क्या होता है? ax प्लस बी वाई प्लस सी। ठीक है, ये होता है। तो अब हमें यह पता होना चाहिए कि ये सारी रिजल्ट्स उस फॉर्म पे कैसे लगेगी। तो कहीं ना कहीं हम लोग पूरा भाषा किस में सीखें? लेट्स से हिंदी में। लेकिन किताब आंसर बुक में क्या लिखना है? अंग्रेजी में। तो क्या होगा? हिंदी से अंग्रेजी का ट्रांसलेशन आना चाहिए। हमने अपनी सारी कहानी किस पे सीखी? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी पे। हमें आंसर किस पे लिखना है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में। तो क्या हम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को कन्वर्ट करना जानते हैं बैक टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी? बस वही कहानी पे रिजल्ट्स आगे की जो आपके स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में दी गई है। यहां तक समझ में आ रहा है? सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, अंडरस्टूड। तो हमने क्या क्या सीखा? हमने सीखा कि सर y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन और y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू में अगर m1 इज नॉट इक्वल टू m2 तो ये क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस मींस वन सॉल्यूशन। ये सीखा? अच्छा, अब मैं यही चीज पहले लाइन को लिख रहा हूं, a1x प्लस b1y प्लस, यार ये c1 और ये c1 अलग है, ठीक है, इतना इसको k1 डाल दो, इसको k1 k2 जस्ट टू इंटरप्रेट। यहां तक कोई दिक्कत? और ये क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2। पहला इक्वेशन क्या है? ये। दूसरा इक्वेशन क्या है? ये। अब मेरा सवाल है, हमें पता है m1 इज नॉट इक्वल टू m2, राइट? बट ये इसकी भाषा तो नहीं है। ये किसकी भाषा है? इसकी भाषा है। तो m1 का मतलब क्या होता है एबीसी के टर्म में? m1 का मतलब क्या होता है? अभी निकाला था ना। अरे क्या करते हो? सब्स्टिट्यूट कैसे करते हो? एक तरफ y रखते हो, बाकी उधर करते हो। जल्दी से करो इसको, तो दोनों को फॉर्म में, इस फॉर्म में लाओ। m1 की वैल्यू m2 की वैल्यू निकालो। फाइंड m1। फाइंड m1 पहला क्वेश्चन है, फाइंड m1। m1 क्या होता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1 इन टर्म्स ऑफ a1 b1? निकालो जल्दी से। माइनस a1 अपॉन b1, सबका आ गया? तो कह सकता हूं माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू माइनस a2 अपॉन b2। सही बात है, गलत बात है? ठीक। तो क्या मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2? अगर ऊपर वाला स्टेटमेंट सही है तो ये भी सही है, राइट और रॉन्ग? सो जब भी आपको दो इक्वेशंस दिया हो, जब भी आपको दो इक्वेशंस दिया हो,
लेट से आप कन्वर्ट नहीं करना चाहते हो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी में, तो आप क्विकली ऐसे भी देख सकते हो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसका मतलब क्या है? दे आर इंटरसेक्टिंग, एंड व्हेन दे आर इंटरसेक्टिंग लाइन, व्हाट डज इट मीन? वन सॉल्यूशन। समझ में आ गया? वेदर इट विल बी इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा क्या होगा आंसर? कंसिस्टेंट। तो कहीं ना कहीं जो तुम पूरा मेहनत में करा रहा था उससे आसान है ये याद रखना कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। लेकिन मैं सीधे ये बात कह सकता था क्लास के स्टार्टिंग में, बट इसमें मजा नहीं आता इसमें, क्योंकि लगता ही नहीं कि कुछ हुआ। ये तो सर आए हैं भगवान की तरह आके खड़े होके बोल दिए और चले गए। ठीक है, तो ये नहीं करना है, समझ रहे हो? a1 अपॉन a2 इज नॉट, मैथ्स में कोई सही नहीं होता, क्या सही होता है? लॉजिक। सो a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। कहां से आ रहा है? माइनस a1 अपॉन b1 इज नॉट इक्वल टू, ये क्या है? स्लोप। ये क्या है? समझ गए? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो हमने कन्वर्ट कर दिया पहला कॉन्वर्सेशन, कोई दिक्कत? ये याद रहेगा कि m1 क्या है? माइनस a1 अपॉन b1, दूसरे का क्या है? माइनस a2 अपॉन b2। बार बार आप कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब मान लो इक्वेशन है y इज इक्वल टू m1x प्लस k1 और y इज इक्वल टू m2x प्लस k2, और इसमें लिखा है m1 इज इक्वल टू m2 बट k1 इज नॉट इक्वल टू k2। व्हाट डज इट मीन? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का मतलब क्या होता है? नो, ये हमारे उस भाषा में है, अब हमें किस में कन्वर्ट करना है? अब हमें अपने भाषा में कन्वर्ट करना है। हमारा लाइन क्या है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा लाइन क्या है? a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अच्छा बताओ m1 क्या है हमारा इसमें पहले लाइन का? माइनस a1 अपॉन, और दूसरा क्या होगा? माइनस a2 अपॉन b2। तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, राइट और रॉन्ग? ठीक। दूसरी चीज है k1 इज नॉट इक्वल टू k2। k1 इज मतलब माइनस c1 बाई a1 इज नॉट इक्वल टू माइनस c2 बाई a2, which I can see say c1 upon c2 is not equal to a1 upon a2। ट्रू और फॉल्स? लॉजिक समझ में आया? अब इन दोनों को एक साथ अगर मुझे लिखना है, इन दोनों इक्वेशन को मुझे एक साथ लिखना है, तो मैं लिख सकता हूं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू। तो जब भी ये फॉर्म होगा क्या हम बोलेंगे? नो सॉल्यूशन, विच मींस इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। समझ में आ गया? आपके एनसीईआरटी बुक में ये लिखा हुआ होगा, है ना? लॉजिक समझ में आ रहा है? अब तीसरा आसान है। तीसरा क्या हो जाएगा? a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, उसका मतलब क्या होता है? इनफिनाइट सॉल्यूशन। तो इसको भी आप लिख ही लो, y इज इक्वल टू m1x प्लस k1, y इज इक्वल टू m2x प्लस k2। इसका मतलब है m1 इज इक्वल टू m2 एंड k1 इज इक्वल टू k2। इसका मतलब है इनफिनाइट सॉल्यूशन, मतलब कोइंसिडेंट लाइन, मतलब कंसिस्टेंट इक्वेशंस, है ना? जब भी इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा कंसिस्टेंट, ये लॉजिक याद रहेगा। अब इसको किसके फॉर्म में डालना है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है? हमारे को पता है m1 इज इक्वल टू m2, तो इसका मतलब है इसका m1 क्या है? माइनस
माइनस A1 अपॉन इज इक्वल टू माइनस A2 अपॉन, जिसको मैं कैसे लिख सकता हूं, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, लॉजिक समझ में आया? फिर क्या लिखा हुआ है, K1 इज इक्वल टू K2, क्या होगा K1 इज इक्वल टू K2 का मतलब माइनस C1 अपॉन B1 इज इक्वल टू माइनस C2 अपॉन, मैंने A1 लिख दिया था क्या लास्ट एग्जांपल में, माइनस C1 अपॉन, तुम लोग कुछ बोले क्यों नहीं, K1 क्या होगा माइनस C1 अपॉन B1, तो यहां पे हो जाएगा B1 बाई B2, ठीक है, सेम चीज है, क्या हो जाएगा ये C1 अपॉन C2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2, तो इवेंचुअली मैं क्या लिखूंगा इसको, इसका मतलब क्या होता है, कोइंसिडेंट लाइंस, इनफिनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, आगे बढ़ो, तो समरी क्या आई, जब भी आपको A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 दिया है और A2x प्लस B2y प्लस C2 दिया है, तो व्हाट यू नीड टू सी, यू हैव टू सी कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी, क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी या, कंसिस्टेंसी कब होगा, जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, इनकंसिस्टेंसी कब आएगा, जब A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू, और दूसरी कंसिस्टेंसी कब दिखेगी, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू, इसका मतलब क्या है, वन सॉल्यूशन, इनफिनाइट सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, ज्योमेट्रिक मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, पैरेलल लाइंस, ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया, पहले मैंने स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में बताया था, अब इस फॉर्म में बताया हूं, ठीक है, अब आपको बोर्ड एग्जाम के तहत दो मेथड्स पते होने चाहिए, एक होता है सब्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एलिमिनेशन, और तीसरा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, जो आपके बोर्ड्स में नहीं है, जो बोर्ड में नहीं है, बट विल लर्न, वी विल लर्न दिस ऑल्सो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं एक्स्ट्रा सीखने में, ओके, सब्स्टिट्यूशन का आपको पता है क्या करना है, y इज इक्वल टू m1x प्लस C1 के फॉर्म में लिख दो, y इज इक्वल टू m2x प्लस C2 के फॉर्म में लिख दो, आपको आगे का एल्गोरिथम पता है, इफ m1 इज नॉट इक्वल टू m2 देन प्रोसीड, if m1 is equal to m2 then check c1 is equal to c2 or not, if c1 is equal to c2 infinite solution, if c1 is not equal to c2 no solution, if m1 is not equal to m2 then only proceed, कैसे प्रोसीड करोगे, कन्वर्ट दिस इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कैसे, सॉल्व, गेट x, सब्स्टिट्यूट, गेट y, लॉजिक समझ में आया, किसी भी इक्वेशन से आप y निकाल सकते हो, लॉजिक समझ में आया, बहुत सारे लोग x इज इक्वल टू समथिंग लिखते हैं फिर उसमें y पे निकालते हैं, बट हम जानबूझ के इस फॉर्म में लेते हैं क्योंकि हमें क्लैरिटी है कि हम अंडरस्टैंड करते हैं y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लॉजिक समझ में आ रहा है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी को लेके हम सॉलिड हो गए ना, अब m मतलब स्लोप, c मतलब y इंटरसेप्ट, नहीं सॉलिड हुए, ओके, नाउ कम्स द एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन में कोई डाउट है किसी को, नाउ कमिंग टू द सेकंड पोर्शन विच इज कॉल्ड एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन का मतलब क्या होता है, इसको eliminate करो। A1 B1 के फॉर्म में बताऊं या
किसी नंबर के फॉर्म में बताऊं? नंबर A1 B1 के फॉर्म में नहीं बताऊं, पहले नंबर के फॉर्म में बताऊंगा फिर A1 B1 के फॉर्म में बताऊंगा ताकि सेंस बनाना शुरू कर दे। लेट से मेरे पास 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 25 है, लेट से ऐसे ही रैंडम, ठीक है। आंसर कैन कम वेरी वियर्ड बट दैट्स ओके। और दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा इक्वेशन है मेरे पास 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 30, लेट से, ठीक है। एक तो आपका y इज इक्वल टू mx प्लस c वाला मेथड तो आपको पता है, दैट इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है कि वी नीड टू गेट रीड ऑफ वन वेरिएबल विदाउट डूइंग एनी सब्स्टिट्यूशन एंड ऑल। इसमें आपको कैसे आप रिमूव कर सकते हो? अच्छा एक सॉरी, इससे थोड़ा एक इससे पहले एक और सवाल कर लो, इससे आसान सवाल देता हूं। x plus y is equal to 7 and x minus y is equal to 3. How to get x and y? एक तो सब्स्टिट्यूशन कह रहा है, एलिमिनेट कैसे करें? अगर मैं इस दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो y गायब हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x का कोफिशिएंट सेम है, y का। अच्छा, अगर मान लो ये इक्वेशन है तो क्या करूं? माइनस कर दूं, x गायब हो जाएगा। राइट और रॉन्ग? तो मतलब किक ये है, मतलब क्लैरिटी कहानी ये है कि अगर दोनों को x और y में से अगर कोफिशिएंट किसी भी दो का सेम हो जाए तो हमारा गाल गल जाए, यही कहानी है। ये 3x ये 2x है, 7y है, 5y है। अगर ये 2x होता तो मजा आ जाता, ये अगर 3x होता तो मजा आ जाता, ये अगर 7y होता मजा आ जाता, ये अगर 5y होता तो मजा आता। लेकिन वो मजा हम एलसीएम के मेथड से भी तो ले सकते हैं, ले सकते हैं। अगर इक्वेशन के दोनों साइड सेम चीज मल्टीप्लाई की जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मतलब अगर मैं 2 और 3 को देखूं तो दोनों को बराबर करने के लिए क्या करना चाहिए? 6 कर देना चाहिए। 3 को 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे? इंटू 2 कंप्लीट। और इसको 6 करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इंटू। लॉजिक समझ में आ रहा है? तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगा? 6x प्लस 14y इज इक्वल टू 50। ट्रू और फॉल्स? और ये बन जाएगा 6x प्लस 15y इज इक्वल टू 90। ट्रू और फॉल्स? अब मुझे x से छुटकी मिल सकती है क्या? क्या करना पड़ेगा? ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा? सब्ट्रैक्ट करना होगा। किसी को भी किसी भी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट कर सकते हो इफ यू आर कंफर्टेबल विथ इंटीजर्स। लेकिन आपको साफ दिख रहा है कि 15 माइनस 14 है तो इससे सब्ट्रैक्ट कर दो। 6x माइनस 6x क्या होता है? 0x। 15y माइनस 14y, y आ गया 40, y आ गया 40। क्या करो? यहां पे डाल दो, क्या बन गया? 200। इसको अब भूल जाओ, यहां पे डाल दो, क्या हो गया? 50 इंटू 200। 2x प्लस 200 इज इक्वल टू 30। राइट और रॉन्ग? सो x क्या हो गया? माइनस 170 बाई 2 माइनस 85। लॉजिक समझ में आया या नहीं समझ में आया? कौन से? y40 आ गया, हाँ तो डाल देना इसमें, यहां डाल दे 280 3x इज इक्वल टू, कहीं डाल दे जहां मन कर रहा है वहां डाल, एकदम सेम आएगा। चेक कर लेते हैं क्यों नहीं आएगा सेम। 47 जा 280, उधर ले जाएगा 25 माइनस 280 255। 3x इज इक्वल टू 255, सॉरी माइनस 255। तो x क्या होगा? माइनस, ठीक है। लॉजिक समझ में आ रहा है? पक्का? कोई लॉजिक, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो एक ही तीर से दो शिकार होने वाले हैं, मतलब एलिमिनेशन मेथड से ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट आने वाला है। कैसे? देखो, अभी तुम लोग सबने क्या बोला था? मैंने बोला था A1 B1 C1 में बताऊं, तो तुम लोगों ने बोला था कि नहीं सर नंबर पे बताओ, ठीक है। अब मैं A1 B1 पे इसलिए बताने की कोशिश करूंगा क्योंकि उसके बाद सारा खेल आसान हो जाएगा। आपके पास क्या लिखा हुआ है? A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, A2x
प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। मैं इस क्वेश्चन को बहुत ही छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर तोड़ूंगा ताकि आप लोगों को सब पार्ट समझ में आना शुरू करें। लेट्स से आई जस्ट हैव टू एलिमिनेट y, आई हैव टू एलिमिनेट y, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? दोनों का कोफिशिएंट सेम करने के लिए। कोफिशिएंट सेम करने पे ही मैं एलिमिनेट कर पाऊंगा। ये B1 है, ये B2 है, किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए इक्वेशन 1 को? B2 से। और इसको? लॉजिक समझ में आया? कोई इस बात से दिक्कत तो नहीं है? तुम ही लोगों ने आंसर दिया है, मैंने कुछ नहीं बोला है। इसको B2 से मल्टीप्लाई करना है, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करें। बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या होगा? A1 B2 x प्लस B1 B2 y प्लस C1 B2। सही बात है? कहीं पे गलत कहूंगा तो बता देना। ये क्या होगा? A2 B1 x प्लस B1 B2 y, ये कुछ गलती किया क्या? नहीं, ठीक है, प्लस B1 C2 इज इक्वल टू 0। सही बात है? कोई गलती तो नहीं किया? सही कैलकुलेशन किया। किससे किससे सब्ट्रैक्ट करना है? ठीक है, ओके। अब बताओ, इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो y तो गायब हो जाएगा, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन y। x का कोफिशिएंट क्या आएगा? A1 B2 माइनस A2 B1 इंटू x। सही बात है? A1 B2 माइनस A2 B1, और उधर आएगा y खत्म हो गया, y की दिक्कत नहीं है, प्लस C1 B2 माइनस B1 C2। सही बात है? लॉजिक समझ में आ रहा है? तो x हो जाएगा, ये उधर ले जाऊंगा तो माइनस क्या बन जाएगा? प्लस B1 C2 माइनस B2 C1। सही बात है गलत बात है? ये उधर ले गया मैं, सही क्या? अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सही बात है गलत बात है? ध्यान से रखना इस आंसर को, इस आंसर को ऐसे स्क्वायर करके रखो। x आ गया, x क्या आया? B1 C2 माइनस B2 C1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सही लॉजिक सही है? कोई दिक्कत किसी बच्चे को तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है? पक्का? चलो, क्वेश्चन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। अब मुझे क्या एलिमिनेट करना है? x। पहले क्या एलिमिनेट किया था? y। अब मुझे क्या एलिमिनेट करना है? क्यों एलिमिनेट करेंगे? सो दैट आई कैन गेट माई, किससे मल्टीप्लाई करूं? इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? A2 से। इसको किससे मल्टीप्लाई करूं? लॉजिक समझ में आ रहा है? क्या बनेगा? A1 A2x प्लस A2 B1y प्लस C1 A2। सही बात है गलत बात है? ये क्या बन जाएगा? A1 A2x प्लस A1 B2y प्लस C2 A1। सही बात है गलत बात है? सब मेरे साथ अग्री कर रहे हो? x एलिमिनेटेड, सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा मेरे पास? A2 B1y A2 B1 माइनस A1 B2y। सही बात है गलत बात है? सही है, गौर से देखना। प्लस C1 A2 माइनस C2 A1 इज इक्वल टू 0। सही बात है? इस पूरे को उधर ले जाऊं, पूरे को उधर ले जाता हूं तो y इज इक्वल टू, वो क्या बन जाएगा? C2 A1 माइनस C1 A2 अपॉन A2 B1 माइनस A1 B2। सही बात है गलत बात है? सही बात है। पिछला x में मेरा क्या कोफिशिएंट आया था? A1 B2 माइनस A2 B1। इसमें क्या आया है? A2 B1 माइनस A1 B2। अगर डिनोमिनेटर सेम करना है तो मैं दोनों तरफ माइनस मल्टीप्लाई करके ठीक कर सकता हूं। तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, C1 A2 माइनस C2 A1 अपॉन A1 B2 माइनस A2 B1। सही बात है गलत बात है? ठीक है, मैं ये दो रिजल्ट जो तुमने खुद निकाला है, तुमने निकाला है ना, तुम्हारे इंस्ट्रक्शंस में फॉलो करते हुए करते यहां तक पहुंचा हूं। तो अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास इक्वेशन है A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0,
तो मैंने जो सॉल्यूशंस निकाला वो निकाला x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, दोनों के डिनोमिनेटर में क्या आया, a1b2 माइनस a2b1। सही बात है गलत बात है, यही आया था, यही आया था ना डिनोमिनेटर, a1b2 माइनस a2b1। न्यूमिनेटर क्या आया, c1a2 माइनस c2a1। ठीक है, इधर देखो इसका न्यूमिनेटर क्या आया, b1c2 माइनस b2c1। यही आंसर आ रहा है पक्का, गौर से देखो दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। कुछ पैटर्न्स दिख रहा है, b1c2 माइनस b2c1, कुछ ऐसा हो रहा है क्या, देखो तो गौर से, b1c2 b2c1 अपॉन a1 a2 b1 b2। इसमें अगर गौर से देखोगे तो ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा, ये इसके साथ जा रहा है, ये इसके साथ जा रहा है। सही बात है, गौर से देखो क्या हो रहा है, b1c2 ऊपर से जो नीचे आया वो पहला है, a1b2 और जो नीचे से ऊपर जा रहा है वो माइनस हो रहा है, b2c1। यही है x की वैल्यू, x की वैल्यू क्या आई है, ये आई है। सही बात है पक्का। और y की वैल्यू अगर गौर से देखोगे तो आई है c1c2 a1a2। सही बात है गलत बात है, c1a2 माइनस अपॉन डिनोमिनेटर देखो क्या है, a1a2 b1b2। इसमें आप गौर से देख सकते हो सेम ऑपरेशन, ऊपर से नीचे प्लस में, नीचे से ऊपर माइनस वाला है, दिख रहे हो, यहां तक कोई दिक्कत। अब गौर से देखो, इसको मैं लिख रहा हूं x अपॉन b1b2 c1c2, है ना। इस डब्बे का मतलब तो समझ में आ गया है, डब्बे का मतलब समझ में आ गया है, इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 a2 b1 इज इक्वल टू y अपॉन, क्या दिख रहा है, एक ही तीन इक्वेशंस को मैंने दो इक्वेशंस में कन्वर्ट कर दिया, x अपॉन b1 b2 c1 c2 y अपॉन c1 c2 a1 a2 1 अपॉन, यही है तुम्हारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो कैसे, यहां तक कोई दिक्कत, लॉजिक समझ में आया। इसका मतलब है जब इक्वेशन लिखा हो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, अगर ये दो इक्वेशन दिखा हुआ है तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधे लिख देना है x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन डब्बू डब्बू डब्बू। डब्बू का मतलब समझ में आ रहा है, अभी डब्बू का मतलब और अच्छे से समझाऊंगा। x किसके साथ है, इसके साथ है, इस पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है, b1 b2 c1 y है, y पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है, c1। इसके आगे फिर वापस स्टार्ट होगा, कांस्टेंट पे हाथ रख दो, क्या दिख रहा है, अब इस डब्बे का मतलब क्या है, b1c2 माइनस, एक मिनट, ये है ऊपर से नीचे, ये पहला बंदा होगा, ये ऊपर से नीचे पहला बंदा, ये नीचे से ऊपर
माइनस के साथ दूसरा बंदा। अब बताओ तीनों में सबसे आसान कौन सा मेथड है? ये सबसे फास्ट है, इस पे कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। ठीक है, अब देखो a1 बाई b1 और a2 बाई b2 बराबर होगा तो ये अपने आप जीरो हो जाएगा। ये जैसे जीरो हो जाएगा तुम बोल दोगे आंसर नहीं है, सीधे बोल दोगे आंसर एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो ना a1 अपॉन, यही तो किया था ना, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। इंटरसेक्टिंग के लिए, पैरेलल के लिए क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, विच मींस a1 b2 माइनस a2 b1 इज इक्वल टू 0। ये जैसे जीरो आ गया खेल खत्म। मतलब हम सीधे बोल देंगे या तो ये नो सॉल्यूशन है या इन्फिनाइट सॉल्यूशन है, वो आपको चेक करना आता है। लेकिन अगर ये कांस्टेंट है, अगर ये, तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है, फिर तो हम सीधे आंसर निकालेंगे, ये समथिंग होगा, ये समथिंग होगा, ये समथिंग होगा। तो x क्या होगा, दिस समथिंग अपॉन दिस, y क्या होगा, दिस समथिंग अपॉन दिस। दिस इज एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। एंड हाउ डिड वी गेट, थ्रू एलिमिनेशन मेथड। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ नया जानने की जरूरत नहीं थी। ठीक है।